हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम समास, जो कि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आते हैं। चाहे वो प्री बीएड हो, डीएड हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम हो, आपको दे दिया जाता है 4 शब्द और पूछा जाता है कौन सा समास है। तो आज जानेंगे कि समास को आप कैसे पहचान सकते हैं केवल 2 सेकंड में, और समाज के कितने प्रकार होते हैं, समाज को हम कैसे पहचानें, उसका नियम क्या है। तो ज़रूर इस वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले समाज की परिभाषा जान लीजिए। आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। मतलब जब 2 शब्द मिलता है और एक सार्थक नया शब्द बनता है तो उसे हम समास कहते हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाता है समास के कितने प्रकार पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, समास के जो भेद है या प्रकार है वो है 6। कौन कौन से दोस्तों देख लीजिए। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवा बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा दोस्तों, समास के प्रकार हैं कुल 6। इसे याद रखिएगा 6 नाम को भी। अब देख लेते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कि इसको पद के प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। मतलब आपको पूछा जाएगा कि अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान है दोस्तों? पूर्व पद प्रधान। मतलब जो पहला पद रहेगा वो प्रधान रहेगा अव्ययी भाव समास में। इसे याद रखिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ये आता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें तीसरा अर्थ प्रधान होता है। याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बातें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए अब हम समास के जो प्रकार है उसको एक एक को समझते चलते हैं कि आप कैसे आपके एग्जाम में समास को पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास का हम नियम देख लेते हैं कि आप कैसे पहचानोगे अव्ययी भाव समास है। देखिए, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यह हो गया। जैसे पहला जो पहचान के लिए पहला पद क्या हो सकता है? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। तो ये अव्ययी भाव समास के जो हैं आप इससे पहचान सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल को देख लीजिए आप, इससे आप ज़्यादा बेहतर से समझेंगे। देखिए, पूर्व पद अव्यय है। जैसे यहाँ पर दिन दिया है और यहाँ पर प्रति, तो ये हो गया मिलकर प्रतिदिन या प्रत्येक दिन। तो ये जो प्रति है ये पूर्व पद है, ये प्रधान है। ये बता रहा है कि दिन कितने हैं, तो प्रति है, प्रत्येक दिन। समझ में आ रहा है दोस्तों? ये है दिन और ये प्रति, ये बता रहा है कि कितने दिन, तो प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। तो ये पद प्रधान है। अव्ययी भाव समास। जन्म, तो कब से, तो आजन्म, आ मतलब जन्म से लेकर, ये पद प्रधान है। संभव, यथा, तो यथा संभव मतलब जैसा संभव हो गया। रूप दिया है, पेड़ दिया है, कुल दिया है, हाथ दिया है। जैसे प्रति प्लस कुल तो प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। हाथ प्लस हाथ, हाथों हाथ, तो हाथ ही हाथ। तो ऐसे जो शब्द होंगे जो बताता है, जैसे प्रत्येक दिन है, जन्म से लेकर है, एक प्लस एक एकैक है। ये जो पद हैं या शब्द हैं वो होंगे अव्ययी भाव समास। अब याद रखिएगा इसको। जैसे ये दिन है, जन्म है, ये जो पद है उत्तर पद ये अप्रधान होते हैं अव्ययी भाव समास में, और ये जो पद है ये प्रधान होते हैं। इसी से मतलब निकलता है दोस्तों। जैसे दिन में प्रति लग गया तो प्रत्येक हो गया, जन्म में तो आ लग गया, संभव में यथा लग गया, पेट में भर लग गया, कुल में प्रति लग गया, हाथ में हाथ लग गया। तो इसका एक अर्थ हो गया। देखिए, तो अव्ययी भाव समास। चलिए देखते हैं दूसरा समास दोस्तों। देखिए, तत्पुरुष समास दिया गया है। तो तत्पुरुष समास
के भी 6 भेद होते हैं दोस्तों। आपको एग्जाम में याद रखना है समास के कितने भेद, तो 6। तत्पुरुष समास के पूछा जाएगा उसका प्रकार कही तो उसके भी 6 भेद होते हैं। आगे देखेंगे, पहले तत्पुरुष समास देखते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर मतलब बाद का ही पद, तो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए जैसे उदाहरण पर राजा का कुमार तो राजकुमार हो गया, यहाँ पर का क्या हो गया दोस्तों, विलुप्त हो गया। धर्म का ग्रंथ दिया है, धर्म ग्रंथ हो गया, का विलुप्त हो गया। रचना को करने वाला रचनाकार, तो को करने वाला ये मतलब ये जो है विलुप्त हो गया, तो ये तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। लेकिन तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं और आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आता है। कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, यहाँ पर कारक चिन्ह इसी को बोला है का को, का को, ये जो है कारक चिन्ह है। चलिए तत्पुरुष समास के हम जो भेद है उसको देखते चलते हैं और इसको समझेंगे दोस्तों। पहला है कर्म तत्पुरुष, कॉपी में नोट करते चलिएगा। कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, मतलब जो को है ना वो शब्द गायब हो जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल में, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी हो गया, को विलुप्त हो गया। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, को जो है विलुप्त हो जाएगा सभी में दोस्तों। चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत, रथ को चलाने वाला रथ चालक, जेब को कतरने वाला जेब कतरा। जितने भी को शब्द हैं दोस्तों वो क्या हो गया, विलुप्त हो गया, गायब हो गया। ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। आपको शब्द को जैसे आपको दे दिया जाए चिड़ी मार, तो आपको इसका ऐसा विग्रह करना आना चाहिए। जैसे चिड़ी मार को क्या बोलेंगे, चिड़ियों को मारने वाला। रथ चालक को क्या बोलेंगे, रथ को चलाने वाला। तो को आया उसको विलुप्त कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, याद रखिएगा। चलिए अगला तत्पुरुष देखते हैं, करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में देखिए दोस्तों, से के द्वारा ये जो है दोनों लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं, ये दोनों शब्द गायब हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, से और के द्वारा, करुणा से पुण्य करुणापूर्ण, से विलुप्त हो गया। भय से आकुल भयाकुल, रेखा से अंकित रेखांकित, शोक के से ग्रस्त शोकग्रस्त, मद से अंधा मदांध, मन से चाहा मन चाहा, पद से दलित पद दलित, सूर द्वारा रचित सूर रचित। तो देखिए यहाँ पर से और जो के द्वारा है ये सभी जो है विलुप्त हो गया इस वाले शब्द में, सभी में। तो ये हो गया करण तत्पुरुष, याद रखिएगा। आप कॉपी में लिख लीजिए कर्म तत्पुरुष, बगल में लिख दीजिए को, करण तत्पुरुष लिख दीजिए, बगल में लिख दीजिए से और के द्वारा। ये जो है विलुप्त होते जाते हैं इसमें। अब है तीसरा तत्पुरुष दोस्तों, संप्रदान तत्पुरुष, जिसको चतुर्थी तत्पुरुष भी हम लोग बोलते हैं। इसमें देखिए संप्रदान में क्या होता है, जो के लिए होता है ये लुप्त हो जाता है। जैसे हमें दे दिया जाए प्रयोगशाला, तो हम इसको संधि विच्छेद करेंगे या विग्रह समास विग्रह करेंगे तो प्रयोग के लिए शाला होगा, स्नान घर स्नान के लिए घर होगा, यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला, गौशाला गौ के लिए शाला, देशभक्ति देश के लिए भक्ति। तो ये जो के लिए है ये सभी जो है लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। इसको याद रखिएगा, संप्रदान तत्पुरुष लिखिए कॉपी में और बगल में लिख दीजिए के लिए, उसमें वो विलुप्त हो जाता है। ये पहचानने का ट्रिक है दोस्तों। डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, परीक्षा के लिए भवन परीक्षा भवन, हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, के लिए गायब हो गया, मतलब संप्रदान तत्पुरुष। देखिए अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष को याद रखने का ट्रिक है दोस्तों, इसे हम तो बोलते हैं पंचमी तत्पुरुष, इसे याद रख लीजिएगा। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है, अलग होने का भाव इसमें प्रकट होता है दोस्तों, अलग होना। जैसे इसमें जो है से विलुप्त हो जाएगा। हमने इससे पहले भी देखा है दोस्तों, से किसमें देखा है, तो करण तत्पुरुष में। लेकिन यहाँ पर जो से है, यहाँ पर से है करण तत्पुरुष में, वो संबंध बताता है दोस्तों। क्या बताता है, संबंध। कैसे संबंध, देखिए करुणा से पूर्ण करुणापूर्ण है, भय से आकुल है भयाकुल है, रेखा से अंकित रेखांकित है, शोक से ग्रस्त है शोकग्रस्त है। ये उसके संबंध बता दिया, वो शोक से ग्रस्त है, वो रेखा से अंकित है, तो ये संबंध बता रहा है। लेकिन वहीं अपादान को देखते हैं तो अपादान में अलग होने का भाव प्रकट होता है। जैसे
धन से हीन, धनहीन मतलब उसके पास धन नहीं है, अलग होने का भाव। पथ से भ्रष्ट मतलब रास्ता से वो भ्रष्ट हो गया है, पथ भ्रष्ट। पद से च्युत मतलब पद से निकाला हुआ है, पद च्युत। देश से निकाला, देश निकाला मतलब यहाँ पर जो से का प्रयोग हुआ है वो विग्रह करता है, अलग कर देता है। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त है वो। गुण से हीन है, उसके पास ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है। पाप से मुक्त है, पाप से मुक्त मतलब अलग है। जल से हीन है मतलब जल से अलग है। तो ये अलग होने का भाव प्रकट करता है अपादान तत्पुरुष। तो दोस्तों ये याद हो गया होगा आपको, इसको भी कॉपी में लिख दीजिएगा, अपादान तत्पुरुष से, और बगल में लिख दीजिएगा अलग होने का भाव। आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी होगा। संबंध तत्पुरुष दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबंध तत्पुरुष में देखिए, इसमें संबंध कारक जैसे का, के और की, ये तीनों जो शब्द हैं दोस्तों ये लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का पुत्र कहलाता है राजपुत्र, राजा की आज्ञा राजज्ञा, पर के अधीन पराधीन, राजक कुमार राजकुमार, ये देखिए सभी लुप्त हो गए, गायब हो गए। देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, गृह का स्वामी गृह स्वामी, विद्या का सागर विद्या सागर, तो यहाँ पर की का सब लुप्त हो गए। ये है संबंध तत्पुरुष, जिसको षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं, याद रखिए दोस्तों। ये अभी हम समास का दूसरा प्रकार पढ़ रहे हैं, तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। तो ये देखिए छठवां प्रकार लास्ट, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण जिसे सप्तमी तत्पुरुष बोलते हैं, याद रखिएगा। इसमें अधिकरण की कारक विभक्ति जैसे में है, पर है, ये जो है गायब हो जाते हैं। कैसे देखिए, आपको शब्द दे दिया जाएगा शोक मग्न, तो आप इसको संधि विग्रह कैसे, सॉरी समास विग्रह कैसे करेंगे? तो शोक मग्न मतलब शोक में मग्न, में विलुप्त। पुरुषोत्तम पुरुष में उत्तम, में विलुप्त। आप बीती मतलब आप पर बीती, तो पर जो है विलुप्त। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश मतलब घर में विलुप्त। तो इस प्रकार दोस्तों अधिकरण में और पर जो है संख्या वो गायब हो जाती है। आपको एग्जाम में ये शब्द दिया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। आपको ऐसा विग्रह करना है, तभी आपका एग्जाम में ऐसा जो है समास बन पाएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, नोट कीजिए आप। तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख है नज समास। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द हो वो नज समास होता है। जैसे अधर्म, अधर्म दे दिया मतलब धर्म नहीं है, ये नज समास हो गया। अनिष्ट मतलब न इष्ट, अनावश्यक मतलब आवश्यक नहीं है, नापसंद नापसंद, न वाजिब मतलब गैर वाजिब। तो ये जो है नकारात्मक जो शब्द आगे में न का प्रयोग हो गया वो है नज समास, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन कम आता है दोस्तों, हालांकि आपके बहुत ही मतलब कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है उसमें। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हम समास का तीसरा प्रकार, कर्मधारय समास। और यहाँ से आपके एग्जाम में देखने को मिलता है क्वेश्चन। कर्मधारय समास देखे थे कि उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद व उत्तर पद उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध को ही कर्मधारय समास कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो और के समान आदि आते हैं। जो और के समान ये जो है दो शब्द आते हैं। जैसे देखिए कर्मधारय समास में हमें उसके गुण का पता चलता है दोस्तों। जैसे चलिए हम देखते हैं, आपको दे दिया जाएगा ये शब्द चरण कमल। तो चरण कमल मतलब उसका चरण कैसा है, कमल के समान है, समझ में आ गया। इसमें कनक लता मतलब लता जो है कनक जैसी है, सोने जैसी है। कमल नयन मतलब उसके आंख कमल के समान है, प्राण प्रिय, उसका जो प्राण के समान प्रिय है। चंद्रमुख, मुख चंद्रमा के समान है। मृग नयन, आंखें मृग के समान है। देह लता, देह रूपी लता है उसकी। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि है। तो जो उसके गुण बताता है दोस्तों वो है कर्मधारय समास। देखिए ये जितने हैं वो कर्मधारय समास है। जैसे इधर देखिए लाल है जो मणि, लाल मणि। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। महान है जो पुरुष, महापुरुष। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद। ये क्या है, उसका गुण बता रहे हैं दोस्तों।
महान कौन है? पुरुष है, महान पुरुष। महान है जो देव, महादेव। आधा है जो मरा, अधमरा। परम है जो आनंद, परमानंद। जो गुण बताए वो दोस्तों कर्मधारय समास। याद रखिएगा, दोनों पद प्रधान होता है। चलिए अगला देख लेते हैं समास, द्विगु समास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका याद रखने का ट्रिक है दोस्तों। द्विगु समास में पूर्व पद जो है संख्यावाचक विशेषण होता है, देखिए, और इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। इसमें भी देखिए, द्विगु समास में पहला जो शब्द होगा वो संख्या को बताता है। जैसे 7 सिंधुओं का समूह, सप्त सिंधु, मतलब कितना बोल रहा है? 7, 7 आ गया। 2 पहरों का समूह, दोपहर, 2 आ गया। 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक, 3 आ गया। 4 राहों का समूह, चौराहा, 4 आ गया। तो मतलब जितने भी जो यहाँ पर आपको अंक दिख रहा है, ऐसे अंक वाला जो उसका समूह बताता है और इसका एक सार्थक मद अर्थ निकलता है। देखिए, 3 रंगों का समूह तिरंगा निकला है। 3 कोणों का समाहार त्रिकोण है। तो ऐसे जो होंगे शब्द वो होंगे द्विगु समास दोस्तों, जो संख्या को बताता है, किसी के संख्या को। 4 राहों का समूह चौराहा कहलाता है, मतलब जोड़ने पर एक सार्थक शब्द निकले उससे। यह जो होगा दोस्तों द्विगु समास, ये आप पहचान लेंगे। अब देखिए द्वंद्व समास, इसे भी आप आसानी से पहचान लेंगे। कैसे? आपको जब भी एग्जाम में दिया जाएगा दोस्तों, तो द्वंद्व समास में क्या होगा, आपको विग्रह करने पर और या एवं लगता है। याद रखिएगा, द्वंद्व समास में हमेशा आप उसे खुद से पहचान लेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं द्वंद्व समास को आप कैसे पहचानोगे। तो देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, द्वंद्व समास में आपको जो शब्द है उसके बीच में योजक चिन्ह दिखेगा। आपके क्वेश्चन में, आपके अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा 4, उसमें योजक चिन्ह दिखेगा। नदी और नाले के बीच में ऐसे डेश, ये जो है योजक चिन्ह है दोस्तों, योजक चिन्ह। तो देखिए नदी नाले, तो नदी और नाले हो गया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण और दोष, गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। तो आपको विग्रह करने के लिए तो नहीं बोला जाएगा, इसमें आपको ऐसा दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि कौन सा समास है, तो आप आसानी से बता देंगे दोस्तों कि ये द्वंद्व समास है। द्विगु में संख्यावाचक, द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह लगता है। देखिए दोस्तों योजक चिन्ह लगा है सभी में, तो ये आप इसकी पहचान है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। लास्ट समास है ये हमारे समास के प्रकार का, बहुब्रीहि समास, और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बहुब्रीहि समास में दोस्तों मैं आपको सीधा बता देता हूँ। इसमें बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि तीसरा अर्थ निकलता है इससे। जैसे आपको बोला जाएगा, उसमें शब्द दिया जाएगा लंबोदर, तो लंबोदर का मतलब आप क्या समझे, आप सीधा समझ गए श्री गणेश जी को, मतलब गणेश जी को लंबोदर बोला जा रहा है। तो लंबोदर क्यों बोला जा रहा है? लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, मतलब उदर मतलब पेट, पेट जिसका लंबा है, बड़ा है, गणेश जी। दशानन, 10 आनन, मतलब 10 सिर हैं जिसके, कौन? रावण। जिसके जिसका लगेगा वही में बहुब्रीहि समास रहेगा दोस्तों। चक्र पानी, चक्र है पानी में जिसके, पानी मतलब हाथ में, विष्णु। महावीर, महान है वीर जो, हनुमान। चतुर्भुज, चतुर मतलब 4 है भुजाएं जिसकी, विष्णु। प्रधानमंत्री, जो मंत्री प्रधान है, प्रधानमंत्री। पंकज, पंख में पैदा होने वाला, कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना। गिरिधारण, गिरि को धारण करने वाला, पर्वत को, कृष्ण। पीताम्बर, पीला अंबर है जिसका, अंबर यहाँ पर वस्त्र को बोला जा रहा है दोस्तों, तो कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, मतलब राक्षस, तो बहुब्रीहि समास, मतलब तीसरा अर्थ को बताता है। आप ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको तीसरा कोई नाम याद आ जाएगा दोस्तों, तो आपको इसको याद करना है कि ये बहुब्रीहि समास है। देखिए चंद्रमौली बोलते हैं हम शंकर जी को, क्यों बोलते हैं? कि उसके मौली पर चंद्र है, मतलब मस्तक पर शिव जी। विषधर, विष को धारण करने वाला, सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, मतलब हिरण का राजा। हिरण का राजा किसको बोलते हैं? शेर को बोलते हैं। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, मतलब जो घन जैसे बादल काले होते हैं उसी प्रकार काले हैं, तो श्री कृष्ण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला, तो शंकर। तो ये बहुब्रीहि समास है। ये याद रखने का ट्रिक याद रखिएगा आप, जिसका बोल दिया जाए इधर
तो एक नया आपको नाम याद आ जाता है चतुर्भुज, तो हाँ विष्णु जी को बोल रहे हैं, गिरिधर कृष्ण को, तो ये बहुब्रीहि समास है। लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर होता है। जैसे हमने कर्मधारय समास में देखा अभी आगे, लाल है जो मणि बोला गया है, लाल है जिसका मणि नहीं, लाल है जो मणि मतलब लाल मणि, तो कर्म को बताया। तो उसी प्रकार देखिए अंतर रहता है इसमें दोनों में, कर्मधारय और बहुब्रीहि में। कुछ कुछ शब्द आपको कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों में समान देखने को मिलता है। जैसे देख लेते हैं सीधा इसमें दोस्तों, नीलकंठ दिया है, आप बोलोगे नीला है जो इसका कंठ, मतलब शंकर जी, तो बहुब्रीहि समास हो गया। लेकिन नीलकंठ क्या, नीलकंठ में दो शब्द हो सकता है। कैसे? नीला है कंठ जिसका बोलेंगे, जिसका मतलब शंकर, तो हो जाएगा बहुब्रीहि। लेकिन जब हम बोलेंगे नीला है जो कंठ केवल, तो हो जाएगा कर्मधारय समास। अब आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा दोस्तों। कैसे में? आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा, प्रश्न में नीला है जो कंठ, और दे दिया जाएगा ऑप्शन में कर्मधारय समास, बहुब्रीहि, द्विगु और द्वंद्व। तो आपको लगाना क्या है? कर्मधारय लगाना है, क्योंकि नीला है जो कंठ बोला है, नीला है कंठ जिसका नहीं बोला है। अगर जिसका बोलेगा तो शिव शंकर जी और आ जाएगा बहुब्रीहि समास। लेकिन यहीं पर रुक गया, नीला है जो कंठ, तो आप जान जाओगे नीलकंठ मतलब कर्मधारय समास। नीला है कंठ जिसका बोले तो बहुब्रीहि समास। दूसरा देख लेते हैं, इसी में समझ लीजिए आप। आपको बोल दिया जाए मोटे पेट वाला, या लंबा है उदर, केवल लंबा है उदर बोल दिया जाए, या मोटे पेट वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय समास। लेकिन वहीं पर बोल दिया जाए लंबा है उदर जिसका, तो आ जाएगा श्री गणेश जी मतलब बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों आई होप आपने समझा होगा बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर को। और इसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको याद रखने का ट्रिक वही है कि तत्पुरुष समास में जो कारक विभक्ति लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, उसको याद रख लीजिएगा। और ये जो 6 प्रकार है समास के, इसको पहचानने कैसे आपने समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपने समझा या नहीं, ये इस कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट में दीजिएगा दोस्तों, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। देवासुर में कौन सा समास रहेगा दोस्तों? देवासुर में बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व, बताइए। ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट रखा गया है, मतलब ये लास्ट में आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। मैं इसका सही उत्तर अगली वीडियो में बता दूंगा हिंदी के। देवासुर में कौन सा समास है बताइए दोस्तों। देशांतर में क्या रहेगा, दीनानाथ में क्या रहेगा, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, उसके बाद आप आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। देवासुर, देशांतर, दीनानाथ। मुख दर्शन दिया है, यहाँ पर दिया है कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के सही उदाहरण है, और निशाचर में कौन सा समास है। तो इसका आंसर आप दोस्तों कमेंट में दे दीजिएगा। ये देखिए, चौराहा है, दशमुख है, सुपुरुष है। तो ये थे क्वेश्चन आपके। आपको समास पहचानना आएगा या नहीं, ये जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों। फिर अगली वीडियो में अगर हम समझा देंगे थोड़ा सा कि उसमें आपको कौन सा समझ में नहीं आया, और कमेंट में जरूर बताइए समझ में आया या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।